चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग जो आपका सेकेंड यूनिट है उसका जो कल एक न्यूमेरिकल अपन लोगों ने देखा था उसको अपन लोग आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं छोटा सा एक अनाउंसमेंट। चलिए, कल की क्लास में अपन लोगों ने एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस इसके बारे में देख लिया था। ठीक है। अब आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, इसी के आगे भी अपन लोगों ने सच आगे भी इसका देख लिया था। तो आरएल और आरसी सर्किट अपन ने स्टार्ट किया था कल की क्लास में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा आप लोग आज की क्लास में कि अपन ने इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज सर्किट, इसमें एक टॉपिक बताना रह गया था, तो इसलिए मैं आज की क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो या नॉइस की या किसी भी चीज की तो मुझे हाल के हाल बता देना, ठीक है। हेडिंग डालिए इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज सर्किट। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, आरएल, सीरीज सर्किट। काफी लोगों को इसके बारे में पता लग गया होगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कल व्हाट्सएप आया था कि सर एक बार और रिवाइज करा दीजिएगा। तो मैं एक बार बस 2 मिनट लूंगा, इसके ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। तो इसमें क्या होता है क्या कि जो जब भी कभी अपन चोक कॉइल की बात करते हैं, जैसे आरएल सर्किट है, क्योंकि कल अपन लोगों ने पीडीएफ से पढ़ा था, कल थोड़ा नेट इश्यू की वजह से पीडीएफ अपन यूज नहीं कर पाए थे इसका। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज अपन ने दे दिया, यहाँ पे आप गया आर एल। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो होगा आपका वी आर वोल्टेज। सिमिलरली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा आपका वी एल वोल्टेज। इसलिए क्या किया था अपन ने, इसका फेजर डायग्राम बनाया था। फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, रेफरेंस में इसमें करंट लिया। अब रेफरेंस में करंट के बाद अपन ने क्या किया इसमें कि यहाँ पे जो आपकी अपना जो अपन बात करेंगे अब, चलिए अब अपन को क्या करना है इसमें, सारे के सारे वोल्टेजेस इसमें बनाने हैं। वोल्टेज बनाने हैं इसका मतलब ये है कि जो भी आपका इसमें वी आर या फिर वी एल या फिर जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को अपन को इसमें इंडिकेट करना है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले जो आपका वोल्टेज आएगा वो आपका आ जाएगा इसमें वी आर। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, इसमें वी एल ड्रॉ करना है। तो वी एल के लिए क्या करेंगे अपन लोग, अपन जानते हैं करंट की वैल्यू वोल्टेज से क्या करती है। फॉर इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे जो टोटल करंट जो अपन फ्लो करा रहे हैं, मान लीजिए इसमें टोटल आई करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है ना। अब आई करंट ये आपका आर में भी जाएगा और एल में भी जाएगा, सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, वी आर और वी एल दोनों ले लिए। इसके बाद अब अपन किसको किसको ड्रॉ करेंगे, ये तो हो गया, सॉरी ये जो लाइन हो गई आपकी इसी रेफरेंस में, ये हो गई आपकी वी आर। सिमिलरली यहीं पे आपने दूसरी लाइन बना ली, ये हो गई आपकी वी एल। क्लियर। अब इसके बाद जो इसमें टोटल जब इसमें आएगा ना, जब अपन इसको अपन देखेंगे टोटल वोल्टेज, जब अपन इसका देखेंगे तो टोटल वोल्टेज के लिए क्या करेंगे अपन लोग, इन दोनों का अपन एडिशन कर लेंगे। ठीक है ना। एडिशन क्या करते हैं, जो भी आपका टेप पॉइंट आता है उसको अपन एक्सटेंड करते हैं। मतलब ये अगर आपका परपेंडिकुलर है तो इसी को अपन इसको एक्सटेंड कर देंगे वी एल को। सिमिलरली वी आर को अपन एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। तो एक्सटेंड करने के बाद जो भी इसमें आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में आपका जो वोल्टेज बनेगा, दिस इज योर टोटल वोल्टेज V, और V और I के बीच में जो एंगल बनेगा ये आपका टोटल एंगल हो गया फाई। ठीक है ना। और I और VL के बीच में जो यहाँ पे एंगल मैंने लिया था ना, ये है मेरा π/2। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा RL सर्किट के लिए। दिस इज माय सर्किट डायग्राम एंड दिस इज माय फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम यहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर एंड द वैल्यू ऑफ वी एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एल। लिख लो, एक्सएल ले लो, बात एक ही है। बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज के पैरामीटर है, द वैल्यू ऑफ वी आर इज इक्वल टू आई आर एंड द वैल्यू ऑफ वी एल
देखिए जब भी अपन कभी डिफरेंट वोल्टेज या डिफरेंट रेजिस्टेंस लेते हैं तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन लेंगे तो वहां पे उस रेजिस्टेंस और वोल्टेज के लिए जो आपके रिस्पेक्टिव नोटेशन है उसको हम हमेशा अपन लोग इसमें सफिक्स में लेते हैं। तो आर और एल हो गया। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी आई इंटू एक्सएल या फिर आई सर इंटू सर यस सर, ब्रांच। ये जो एक्सेल, हाँ पवित्र पवित्र सर, बोलो। सर पवित्र एक्सेल सी की एस वैल्यू बोलो। तो 1/ओमेगा रहती है ना? क्या फिर से एक्सेल की बोलना। वैल्यू वन अपॉन नहीं नहीं नहीं, ओमेगा एल। आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ठीक है ना। ओके सर, ओके जब सर। भी इंडक्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका एक्सएल ओमेगा एल होगा। इंडक्टिव कैपेसिटेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा वो आपका एक्स सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी होगा। सही ओके कह रहा सर। हूँ ना मैं ब्रांच? बाकी यस स्टूडेंट्स भी सर। थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा। सर मैं यस सर। कंफ्यूज हो गया यस सर, एक बार और बोल दीजिए। एक बार और बोल दीजिए भैया, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? सर वो ब्रेक हो गई थी सर, जब एक्सेल वाला था ना तो हल्की सी मतलब मेरा ही नेटवर्क थोड़ा इश्यूज हो गया था हल्का सा। मैंने ये बोला आपसे, एक मिनट सॉरी, हाँ मैंने ये बोला आपसे इसमें एक्सएल की वैल्यू हमेशा जब भी कभी अपन इंडक्टेंस लेते हैं तो द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है ना, या फिर 2 पाई एफ एल। क्लियर? तो इससे जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो आपका निकल के आया V इक्वल टू आई जेड। क्लियर? और यहां पे Z की वैल्यू क्या है? वेयर द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है। और जो आपका फाई है, द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, क्या आया था कल बेटा? एक्सेल अपॉन आर। एक्स एल। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें, इसका और इसी तरीके से आपका सिमिलरली आपका जब इसकी वैल्यू आएगी इसका, मतलब वोल्टेज का और फेज एंगल का। ठीक है ना। इसी के साथ अपन लोग इसमें कंटिन्यूएशन में देखेंगे इसमें क्या होता है। जब भी कभी आपका ये वाला आरएल सर्किट आता है तो इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आते हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1 है आपका इसमें वोल्टेज ट्रायंगल। वोल्टेज ट्रायंगल में क्या करेंगे अपन लोग कि सबसे पहले अपन ये देख लेंगे कौन कौन से आपके ड्रॉप्स आपके सर्किट में अवेलेबल हैं। तो मैं जैसे मैं देख रहा हूं तो इसमें कौन कौन से ड्रॉप्स अवेलेबल हैं बेटा, कोई बताएगा? Drop across voltage and drop across inductor. ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। बेटा गरिमा थोड़ा ध्यान Sorry, से sir. बोलो, आप फिर से रिपीट Sorry, करो। sir. हाँ Voltage बोलो। across resistance and voltage across inductor. हाँ वेरी गुड। इसमें आप इसमें आपके 3 प्रकार के वोल्टेज हैं। सबसे पहला है आपका रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद है आपका इसमें इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें टोटल सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, 3 तरीके के इसमें आपके वोल्टेज अवेलेबल हैं। इसी से अपन क्या करेंगे, इन्हीं मेथड से अपन इसको क्या कर लेंगे, वी कैन यूज द सर्किट। ठीक है ना, ऑफ वोल्टेज ट्रायंगल। सिमिलरली जैसे आपका वोल्टेज ट्रायंगल आएगा उसी तरीके से आपका इंपीडेंस ट्रायंगल भी रहेगा और आपका पावर ट्रायंगल भी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, अब आपको बताता हूं मैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, ये मैंने बना लिया मेरा रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज वी आर। ठीक है। इसके बाद जो इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है मेरा, उस इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप को मैं क्या करूंगा, इसमें ऊपर की साइड बनाऊंगा क्योंकि सर्किट में भी ऐसे ही बनाया हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरा इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज आप थोड़ा स्ट्रेट बनाना, वी एल। और वी आर और वी एल के हेल्प से जो मेरे को टोटल वोल्टेज मिल जाएगा वो मेरे को क्या मिल जाएगा इसमें, सप्लाई वोल्टेज, दैट इज दिस इज माय सप्लाई वोल्टेज, टोटल सप्लाई वोल्टेज। इसका टिप इसको ज्वाइन कर लेना।
क्लियर? तो यहां पे ये हो गया आपका सॉरी, टोटल सप्लाई वोल्टेज V, और VR हो गया आपका, और VL हो गया। इस ट्रायंगल में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो अभी के अभी। दिस इज योर VR क्या है आपका रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और VL क्या है आपका, VL इज इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप। इसमें आप इसका इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया मैंने C। A से B मेरा VR, B से C मेरा इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप VL, और A से C मेरा टोटल सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ू बेटा। वोल्टेज ट्रायंगल में किसी को डाउट? जिस तरीके से अपन ने वोल्टेज ट्रायंगल अभी RL सर्किट का बनाया है, उसी तरीके से वोल्टेज ट्रायंगल आपका RC का भी बनेगा, RLC का भी बनेगा। ठीक है, जिस तरीके से अपन ने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया है, उसी तरीके से सिमिलरली अपन लोग क्या बनाएंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल। आप लोग बनाने की कोशिश करिए। कोई बताएगा अपने आप को अनम्यूट करके इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा? क्लास बताओ बेटा। सर सर बोलते जाओ, सुन रहा हूँ मैं। सर जो बेस रहेगा वहां पर रेजिस्टेंस रहेगा, और जो परपेंडिकुलर रहेगा वहां पर ओमेगा एल रहेगा, और उसका जो वेरी गुड, बहुत सही। टोटल उसका निखिल ने और पवित्र ने Z होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इम्पीडेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस आ गया R, उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस के बाद मेरे को मिल जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस R, ये हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और टोटल जो आपका अब इसमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको इंपिडेंस Z। ठीक है, वही नॉमेनक्लेचर में दे रहा हूं, A B C। मतलब यहां मैंने यहाँ पे बना दिया मेरा R, इंडक्टिव रिएक्टेंस बना दिया, और टोटल Z मिल गया मेरे को। ठीक है, ये थोड़ा सा कल स्किप हो गया था ये वाला। सिमिलरली नेक्स्ट जो लास्ट है, और आपका सिलेबस में भी इसका है, दैट इज पावर। तो पावर के लिए सबसे पहले अपन समझेंगे पावर ट्रायंगल। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दोनों ही ब्रांचेस के लिए। जो स्टूडेंट्स बीच में क्लास को लेफ्ट करते हैं गलती से या जानबूझ के, या तो वो मेरी क्लास में एंटर ना हुआ करें, ठीक है ना। और लेफ्ट करते तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस होता है इससे, मैं मोबाइल से सब देखता रहता हूँ। गौरी और विनायक का साथी, आप लोग ऐसे बीच बीच में जाया आया मत करो, अपना नेटवर्क को थोड़ा सुधारो। चलिए, तो पावर ट्रायंगल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ पावर। तो टाइप्स ऑफ पावर में सबसे पहले बेसिकली जो आपका नंबर 1 जो आपका पावर है, दैट इज योर एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर इसको मैं इंडिकेट करता हूं, कैपिटल एपरेंट पावर इंडिकेटेड बाय कैपिटल S, इसको मैं इंडिकेट करता हूं VI से। ठीक है ना, नंबर 1 इज एपरेंट पावर S इक्वल टू VI, जिसकी जो वो यूनिट रहती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट इसमें गिवन है, तो इसमें वो रहेगा आपका वोल्ट एम्पियर्स। नंबर 2 इज ट्रू पावर, और इसी ट्रू पावर का दूसरा नाम कोई जानता है आप लोगों में से? रियल पावर, Reactive power. ना ना ना, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर। ठीक है ना, दिस इज P इक्वल टू VI cos phi, जिसको अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लेते हैं, और इसकी यूनिट है आपकी वॉट्स। एंड नंबर 3 इज C is your reactive
पावर, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं Q से, एंड द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू VI Sin phi. sin phi। ठीक है ना, 3 टाइप की आपकी पावर रहती हैं, इसकी यूनिट रहती है VAR। समझ आया? 3 टाइप की पावर आपके सर्किट में है। सबसे पहले अपरेंट पावर, जो टोटल पावर रहती है आपकी S इक्वल टू VI, उसी से आपकी P और Q निकलता है। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूं पावर का मतलब, तो सबसे पहले मैं इसको S लेता हूं, S को ही मैं डिवाइड करता हूं 2 पार्ट्स में, एक रहता है मेरा P, एक रहता है मेरा Q। ठीक है ना, दैट इज S इक्वल टू, क्या लिखता हूं मैं S इक्वल टू, क्या इक्वेशन होती है, किसी को याद हो तो? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। Yes, sir. P square plus Q नहीं, square. बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से एक स्टेप पहले, थोड़ा सा आप आगे जल्दी चले गए हो, उसका पहले भी एक स्टेप रहता है एक। ठीक है, Sir, वो complex. ठीक है ना, S इक्वल टू पी प्लस जे क्यू रहता है, इसी से आपका S स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करते हैं अपन। ठीक है, इस इक्वेशन में और इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ। नो सर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इन तीनों एंगल्स, इन तीनों पावर से अपन अब टोटल अपना पावर यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना करूंगा इसमें एक्टिव पावर। अब देखो, इसमें ये चीज ध्यान रखो कि जो आपकी अपरेंट पावर है, वो अपरेंट पावर आपका डायगोनल एलिमेंट में आएगा। ठीक है ना, और जो ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर रहेगा, वो आपका अकॉर्डिंग टू द फाई एंगल आपको प्लेस करना होगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं जो रेफरेंस लूंगा यहाँ पे, इस रेफरेंस में यहाँ मेरा कौन सा पावर आएगा, कोई बताएगा? ट्रू पावर। ट्रू Active power. पावर। ट्रू पावर, Active power. वेरी गुड। एक्टिव पावर। ट्रू पावर या फिर और एक्टिव पावर। ठीक है, इसकी यूनिट मान लो मैंने ले ली क्या, किलोवाट। ओके, ठीक है, इसके बाद यहां पे अब आपका स्ट्रेट लाइन में अब यहां पे जो आपकी पावर आएगी, वो आपकी रहेगी यहाँ पे अब रिएक्टिव पावर। दिस इज योर रिएक्टिव पावर, जिसकी जो रेटिंग होती है, वी कैन यूज द रेटिंग इन kVAR। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइनली जो आप इन दोनों से आपको टोटल पावर मिलेगी, वो क्या मिलेगी? अपरेंट पावर। दिस इज योर अपरेंट पावर। kVA, किलोवोल्ट एम्पीयर। ठीक है, समझ आया? फाई एंगल मान लो मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ मैंने फाई एंगल एग्जिस्ट कर दिया मेरा। समझ आया? इसका मतलब ये है कि जब भी कभी अपन पावर की बात करते हैं, तो पावर के केस में आपका जो वैल्यू आती है, जब भी कभी इसमें आपकी पावर की वैल्यू में, तो सबसे पहले तो अपन बेसिकली जो अपन जो भी जनरेशन करते हैं ना, आप लोगों ने अगर किसी को याद होगा या किसी ने देखा होगा, तो जनरेशन हमेशा आपका किस में रहता है, वॉटेज में। मतलब अगर मेरे आपसे पूछी जाए जनरेटर की रेटिंग, या जनरेटर कितनी कैपेसिटी का है, या जनरेटर कितनी रेटिंग का है, तो आप लोग क्या बताओगे, कितनी रेटिंग है, कितनी कैपेसिटी का है बेटा? वोल्ट में बताएंगे सर। हाँ, वोल्ट में बताएंगे। वॉट में आएगी ना। मतलब जो भी जनरेशन हो रहा है, वो आपका ट्रू पावर और एक्टिव पावर जनरेशन होता है। होता क्या है, जब भी कभी जनरेशन सप्लाई को अपन ने जनरेट किया,
उसको अपन ने क्या किया, अपने ट्रांसमिशन लाइन से अपन ने पास कराया। जैसे अपन ट्रांसमिशन लाइन से पास कराते हैं तो वहां पे इंडक्टेंस की वजह से और कैपेसिटेंस की वजह से, मतलब एल के इफेक्ट की वजह से और सी के इफेक्ट की वजह से उसमें आपका लॉसेस जनरेट होते हैं या एक पावर फैक्टर टर्म आता है। तो करंट की वैल्यू जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बेसिकली अगर मैंने एक्टिव पावर जनरेट करी, ठीक है ना, P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, ये मैंने जनरेट करी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरा पावर कांस्टेंट है और मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है। इट मींस दैट कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो I की वैल्यू रहेगी, द I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव, ठीक है ना। अब आपका सिलेबस में भी ये चीज है और आपको समझ में भी आना चाहिए कि जब भी कभी अपन जहां पे भी करंट आता है, जहां पे भी करंट आएगा वहां पे आपका एक आपका टर्म आएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। ये आई स्क्वायर आर क्या है, दिस इज वे पावर लॉस। समझ आया सबको, पावर लॉस है ये, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना, ये आपका पावर लॉस है। इसका मतलब ये है कि जब भी कभी मैं इसमें पावर लॉस की बात करूंगा या यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि अगर मेरे को अपनी ट्रांसमिशन लाइन में या किसी भी लोड में अगर लॉस मेरे को कम से कम चाहिए, मान लीजिए मैंने जनरेशन किया कितना, 10 किलोवाट का, ठीक है ना। ये 10 किलोवाट मेरे घर तक आते आते कितना वाट रह जाता होगा, आपको पता है कितना रह जाता है? अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ही लूं, रेफरेंस लेकर, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे वाइवा से, मान लो मैंने 10 किलोवाट का जनरेशन किया अपने एसी जनरेटर से, तो मेरे घर में कितना किलोवाट आएगा, कोई बताएगा? बताओ बेटा। बताओ यार, थोड़ा दिमाग चलाओ, ऐसे चुपचाप मत बैठा करो। आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है क्या आज? ये आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो जवाब क्यों नहीं मिल रहा आंसर है? नहीं आ रहा सर। वही बात है सर। अरे तुक्का लगा दो यार, कौन सा मैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। 9 जाएगा सर, और क्या। 8 सर। 8। सर 10 से कम। 10 से Sir, कम two. सर। बोलते जाओ बोलते जाओ। सर 1.5। सर 1 5 to किलोवाट। 8। चलो, ये आपका लिए क्वेश्चन मार्क है, इसको पढ़ना और मुझे कल बताना, ठीक है। चलिए। सर 220 तक। गलत, सजल गलत। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मेहनत करो, गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, बताना कल। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे PL इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। आई स्क्वायर आर मतलब जो भी आपका लोड कनेक्टेड है, चाहे आपका रेजिस्टिव लोड हो, चाहे आपका इंडक्टिव लोड हो, चाहे आपका कैपेसिटिव लोड हो। अभी मैं सिर्फ बेसिकली यहाँ पे आर लोड ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिमिलरली अपना एसी सर्किट के लिए बात करता हूँ, तो PL इक्वल टू मैं ले सकता हूँ इसमें आई स्क्वायर जेड, ठीक है ना। जेड का मतलब ये है, जेड आपका इंपिडेंस है, इसमें आपका आर भी आ गया, एल भी आ गया और सी भी आ गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे अपना एक और टॉपिक अब आ चुका है, डेट इज पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें, मेथड्स टू इंप्रूव पावर फैक्टर के लिए, मतलब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि आपको अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, मतलब आपको अपने पावर फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे को पावर फैक्टर इंप्रूव क्यों करना है, क्योंकि मेरे को करंट की वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर मेरी यहाँ पे करंट की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, मेरी लाइंस में, ट्रांसमिशन लाइंस में या किसी भी लोड में मेरे लॉसेस मेरे कम रहेंगे। समझ आया, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट को जो 1/cos⁵ अपना टर्म आ रहा है, इसमें cos⁵ टर्म ले रहा है, इसी को अपन करते हैं मेथड्स टू इंप्रूव पावर फैक्टर। cos⁵ आपका पावर फैक्टर है, इसी cos⁵ की हेल्प से अपन अपने सर्किट की करंट को कम करते हैं, cos⁵ को बढ़ाते हैं। cos⁵ को बढ़ाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा सर्किट्स का यूज होता है,
एक्स्ट्रा सर्किट का मतलब ये होता है सबसे अच्छा जो मेथड है इम्प्रूव करने का। मतलब मान लो मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन, मैंने सिंगल फेज सर्किट आर वाई बी 3 फेज लाइन ले ली मैंने, ठीक है ना, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ये 3 लाइन ले ली है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे को इस ट्रांसमिशन लाइन में, मान लो इस ट्रांसमिशन लाइन में मेरे जो करंट फ्लो हो रहा है, मेरा आई आर करंट फ्लो हो रहा है, मेरा आई वाई करंट फ्लो हो रहा है और मेरा आई बी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 3 करंट फ्लो हो रहे हैं। यहाँ मैंने इसको अपने 3 फेज किसी भी लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, चाहे वो कोई सा भी लोड हो, चाहे वो आपका स्टार कनेक्टेड लोड हो लाइक दिस, इंडक्टिव लोड हो, कैपेसिटिव लोड, कोई सा भी लोड हो सकता है, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है ना, ये मेरा स्टार कनेक्टेड लोड है। यहाँ मैंने आर वाई बी को मैंने इसमें अपने लोड से कनेक्ट कर दिया है। मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज भी मेरे पास मिलेगा, मतलब जो वोल्टेज रहेगा आपका, और यहाँ से एक मेरा न्यूट्रल टर्म भी आ रहा है, मान लीजिए ये आपका हो गया न्यूट्रल वायर। तो ये करंट अगर आपका जा रहा है तो करंट आपका निकलेगा भी, आई एन करंट मेरा निकल रहा है इसमें, ठीक है ना। ये 3 फेज, दिस इज आवर 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है मेरा, किसके लिए, मेरा एसी सप्लाई के लिए। एसी सप्लाई 3 फेज 4 वायर सिस्टम है मेरा यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस सर्किट में अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है। मान लो ये आपका जनरेशन ही हो रहा है यहाँ पे, ये जनरेटिंग स्टेशन से आपने इसकी वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ से मैं जनरेट कर रहा हूँ अपनी वैल्यू को, और मेरे को क्या करना है, अपने करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इन 2 लाइन के बीच में, इसके बीच में, इन 2 लाइन के बीच में या कहीं भी, मैं यहाँ पे छोटा सा एक कैपेसिटर बैंक लगा लूंगा, ठीक है। इस कैपेसिटर बैंक से क्या होगा, मान लो ये सी है, ये मेरा कैपेसिटर बैंक है। कैपेसिटर बैंक से क्या होता है, कैपेसिटर बैंक एक ऐसा मेथड है जिसको मैं यूज करता हूं अपने कॉस फाई की वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। चाहे मैं सी लगा लूं, चाहे मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस में ही मैं एक छोटे छोटे इंडक्टर लगा लूं, मतलब एल और सी ये एक ऐसे मेथड है जिससे अपन पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। क्लास मेरी बात समझ आई आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? फिर से रिपीट करता हूं, P इक्वल टू VI आपका होता है, VI cos फाई होता है, जो एक्टिव पावर जनरेट हो रहा है। एक्टिव पावर जनरेट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, आपको करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है और पावर फैक्टर की वैल्यू को इंक्रीज करना है। cos फाई मेरे को इंक्रीज करना मतलब उसको बढ़ाना है, मतलब मेनली जो cos फाई की वैल्यू है वो आपका द वैल्यू ऑफ cos फाई, एक सेकंड इसकी नेक्स्ट स्लाइड ले लूं, हाँ, द वैल्यू ऑफ cos फाई, अगर मैं आपका cos फाई ये बोलूं तो ये आपका बेसिकली 0 से 1 तक आपका वेरी करता है, ठीक है ना, 0 से 1 करता है। और अगर अपन को अच्छा पावर फैक्टर अपन मान के चलते हैं तो मान के चलते हैं 0.9 या फिर 0.8 या फिर 0.7, ठीक है ना। 0.9 का जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन में सबसे अच्छा यही है आपका, सेकंड पोजीशन में आपका 0.8 है और थर्ड पोजीशन में आपका 0.7 है। तो अगर इंप्रूव करना है मतलब मेरे को अपने 0.7 पावर फैक्टर से मेरे को अपने पावर फैक्टर को 9 तक लेना चाहिए। राइट टू लेफ्ट अगर मैं इसमें चलूंगा तो मेरे को 0.9 तक अपने पावर फैक्टर को ले जाना है, ठीक है ना, समझ आई मेरी बात। और अगर मेरे को पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो मैं या तो इंडक्टर का यूज करूंगा या फिर कैपेसिटर को करूंगा। अगर अपन इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्रीज की बात करें या फिर इंडस्ट्रियल लोड की बात करें, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियल लोड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंडस्ट्रियल लोड में आपको अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करना पड़ेगा। और उस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए आपको वहां पे क्या लगाते हैं, वहां पे भी अपन कैपेसिटर्स लगाते हैं या फिर कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। या फिर अगर कोई गेहूं पिसवाने गया होगा तो वहां पे जो अपन ने वहां पे पिसाई केंद्र में अगर किसी ने गेहूं पीसने की मशीन देखी होगी तो वहां पे अपन इंडक्शन मोटर यूज होता है। तो वहां पे जो इंडक्शन मोटर यूज होती है वहां पे भी एक बड़े बड़े से कैपेसिटर लगे होते हैं। वो क्यों रहता है, वो इसलिए होता है ताकि आपकी जो बिलिंग है वो आपका इसका बिल कम आए, वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, मतलब लॉसेस ज्यादा ना हो, इसीलिए वहां पे कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का एक यूज, अभी तो अपन RL सर्किट बता रहे हैं लेकिन क्योंकि वो टॉपिक आ चुका है तो कैपेसिटर का यूज आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी कर सकते हैं,
ठीक है, इंडक्टर का भी यूज कर सकते हैं अपन लोग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर अपन कोई एसी सर्किट पढ़ना है तो आपको जो कंसेप्ट है ना, तो एक आपका असाइनमेंट नंबर, इसका असाइनमेंट का एक क्वेश्चन भी लिख सर। लीजिए आप लोग। एक मिनट क्वेश्चन लिख लो, फिर बोलता हूँ। ओके सर। असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस होगा, फीचर्स होगा इसमें। तो डिस्क्राइब द रेजिस्टेंस तो आप लोगों को आता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन ब्रीफ। ठीक है ना। कल आपका वो जो क्वेश्चन नंबर था वो आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। मतलब इंडक्टेंस में क्या क्या होता है, आई एल की वैल्यू, वी एल की वैल्यू, पी एल की वैल्यू, जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं वो सब आपको इसमें लिखने हैं, उसके बारे में बताना है। सिमिलरली कैपेसिटेंस में क्या होता है आपका, वी सी की वैल्यू, पावर की वैल्यू, और जो भी इसमें करंट आता है आईसी की वैल्यू। ठीक है ना। ये सब आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। समझ आया आज का असाइनमेंट क्वेश्चन सबको? हाँ, आप पूछो। कोई कुछ पूछ रहा था। संस्कार, क्या पूछ रहे थे आप? सर आपने बोला कि हम कैपेसिटेंस और इंडक्टर का यूज करते हैं बिल कम करने के लिए, तो सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन इशू होती होगी ना? गवर्नमेंट नहीं की तो तरफ हम से, तो हाँ, इंडक्टर और कुछ कैपेसिटेंस ही यूज करें अपने घरों में बहुत तो सारे। करते तो हो, मना कौन कर रहा है? तो सर फिर गवर्नमेंट तो कहेगी तुम धोखा कर रहे हो हमारे साथ, फिर बिल ही नहीं आएगा, अपना बिल तो बहुत कम आएगा फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इम्प्रूव कर रहे हैं अपन, उसको जीरो नहीं कर रहे हैं। पावर फैक्टर को अपन इम्प्रूव कर रहे हैं, 0.7 से यहाँ पे 0.9 पर ला रहे हैं। इसका मतलब ये है 0.7 से 0.9 ला रहे हैं। अगर मैं अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करूंगा, मेरे cos फाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू अगर मेरी बढ़ेगी इस वाली इक्वेशन में, cos फाई की वैल्यू अगर मेरी बढ़ेगी यहाँ पे राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये है कि मेरे करंट की वैल्यू कम होगी। करंट की वैल्यू कम होगी तो मेरे लाइन में जो भी आपका लाइन है, 3 फेज लाइन है या सिंगल फेज लाइन है, उसमें लॉसेस कम होंगे आपकी। समझ आई मेरी बात? ये आपका संस्कार, ये क्वेश्चन आपका तब आपको समझ आ पाएगा जो मैंने आज की चीज बोली है ना, कि मान लो आपने जनरेट किया 10 किलोवाट। यस सर। ठीक है ना। अब आपको कितना वाट मिल रहा है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सर्च करके पढ़ लिया ना, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी सर आप क्या बताना चाह रहे हैं। मैं चाहूँ तो मैं 1 सेकंड के अंदर यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करो। ठीक है ना। थैंक यू। थैंक यू। समझ आया? तो आज की क्लास में अपन लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल। क्लियर? आरएल सर्किट में कोई दिक्कत किसी को? प्रीतेश, आपको मैं पावर का फिर से बता दूंगा क्लास के एंड में। अगर पावर में किसी और को डाउट हो तो मैं फिर से रिवाइज करूँ, या अगर किसी को आईटी ब्रांच में किसी और को समझ आ गया हो सीएस में, तो वो भी बता सकता है कि जो मैंने तीनों पावर बताई है उनका मतलब क्या है। बताओ। राम श्रीवास्तव क्लास में प्रेजेंट है अभी? यस सर। राम बताओ तीनों पावर। सर एपरेंट पावर है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वी आई अरे जो आता है, लिखा मतलब हुआ है वो नहीं वोल्टेज। बताओ यार, मतलब बताओ। सर एपरेंट पावर एक्चुअल में ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट टाइप से होती है, मतलब उन दोनों को ऐड करके हम एपरेंट पावर निकालते हैं, इसको हम यूज करते हैं। और ट्रू पावर एक्चुअल पावर जो होती है, जो कि मतलब एक्टिव पावर होती है, जिसको हम असल में यूज करते हैं। अरे चलो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ यार, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। यस सर। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपका जनरेशन जो हुआ वो ट्रू पावर का हुआ। ट्रू पावर का या फिर निदांशी 1 मिनट, ट्रू पावर का या फिर एक्टिव पावर का, ये आपका जनरेशन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें जब भी आप कोई सा भी रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस यूज करते हैं, तो उस रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस की हेल्प से
आप लोग अपने रिएक्टिव पावर को जनरेट करते हैं, तो रिएक्टिव पावर एक्चुअल में जनरेट नहीं होता है, हमेशा आपका एक्टिव पावर जनरेट होता है। सर्किट में जो पैरामीटर्स अपन यूज करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, वहां से आपका एक एडिशनल पावर जनरेट होता है जो होता है आपका रिएक्टिव पावर, और जो इन दोनों का रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आपका एपरेंट पावर, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं एस से। ठीक है ना, क्लियर? प्रीतेश, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं, एक्चुअली रिएक्टिव पावर वाला मैं अभी आपको फिर से बता देता हूं। जो Q इक्वल टू VI साइन फाई है ना, जब भी अपन कभी किसी भी सर्किट में अपन कोई एडिशनल पैरामीटर यूज करते हैं या फिर एडिशनल इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का यूज करते हैं, तो वहां पे जो आपका एक एडिशनल पावर जनरेट होता है उसको अपन रिएक्टिव पावर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे अपन ने मान लीजिए कि मान लो सबसे पहले मैं मान लो यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल देख रहा हूँ। ठीक है ना? इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या किया मैंने, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है ना? अब रेजिस्टेंस लिया तो, और यहाँ पे जो मैंने ट्रू पावर लिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा रियल कंपोनेंट है वो मेरे रेजिस्टेंस कंपोनेंट से मिल रहा है मेरे को। समझ आया? जैसे मान लो मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे मेरे को Z को लिखना है, मैं Z को क्या लिखूंगा, R प्लस JXL, ये लिखूंगा, हाँ या ना? ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो R है वो मेरा क्या है, एक रियल टर्म, और जो मेरा सेकंड है ये मेरा क्या है, मेरा इमेजिनरी टर्म, हाँ या ना? ठीक है ना? मतलब इंपेडेंस मैं निकाल रहा हूं R प्लस JXL से। सिमिलरली अगर मेरे को एपरेंट पावर चाहिए तो वो मैं क्या कर रहा हूं, वो मैं जो एक एक्चुअल में जो मेरे पास एक रियल पावर है या ट्रू पावर है, उससे मैंने क्या निकाल लिया है, अपना ट्रू पावर निकाल लिया है, जिसको मैं, जो मेरा रियल कंपोनेंट है। और एक रिएक्टिव कंपोनेंट है जिसको मैं एक रिएक्टेंस के हेल्प से ले रहा हूं या कैपेसिटेंस की हेल्प से ले रहा हूं, वो मेरा एक इमेजिनरी कंपोनेंट आता है। अब मैं उसको XL लूं या फिर XC लूं, वो रहेगा तो मेरा इमेजिनरी कंपोनेंट ही ना। मेरी बात समझो, अपन जब भी कभी टोटल रिएक्टेंस निकालते हैं X, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को PDF में कि यहाँ आपका RL सर्किट है तो इमेजिनरी कंपोनेंट क्या है, वो इमेजिनरी कंपोनेंट है आपका XL। अगर मैं मान लो RC ले लिया, सर्किट ले लिया, तो इमेजिनरी कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा XC। अगर मान लो मैंने RLC ले लिया तो उस केस में मेरा इमेजिनरी कंपोनेंट हो जाएगा XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL या फिर XL इक्वल टू XC। वो डिपेंड करेगा XL और XC की वैल्यू में। ठीक है ना? तो उस इमेजिनरी कंपोनेंट से जो पावर मेरे पास आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। अब वो इमेजिनरी कंपोनेंट में मैं कौन से पैरामीटर्स यूज करता हूं वो डिपेंड करता है सर्किट में। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला लाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने L और C को इंडिकेट किया है, तो ये L और C से जो कंपोनेंट आ रहे हैं मेरे XL और XC, यहां से मेरा एक रिएक्टिव पावर जनरेट होगा अपने आप, पूरा लाइन में ही, ट्रांसमिशन लाइन में ही। जैसे अपन जनरेट जो करते हैं ना, अपन कभी जहां पे जैसे मैं मान लो जो भी आपका जनरेशन होता है, जनरेशन अपन कभी अपरेंट पावर में करते हैं क्या? कि आपने कभी ये सुना है कि जो आपका जनरेशन हुआ है वो आपका किलोवोल्ट एम्पियर में हुआ हो या फिर kVAR में हुआ हो? कभी सुना है ये चीज क्लास? नहीं सुना ना? आपने बीच में ये सुना है कि जनरेशन जो आप करेंगे वो आप ट्रू पावर या एक्टिव पावर मतलब किलोवाट में ही करते हैं, मतलब VI cos phi आपको एक्चुअल में मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका यहाँ पे RYB, मान लो मैंने ये सर्किट है मेरा, इस सर्किट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया हुआ है ना, है यहाँ पे जो RYB मेरा जो कंपोनेंट आ रहा है, ये जो मेरी लाइन आ रही है, ये 3 फेस लाइन जो मेरी आ रही है, ये मेरे कहाँ से आ रही है? यहाँ मान लो मैंने एक यहाँ पे एक जनरेटर यूज कर रहा हूं मैं, दिस इज योर माय 3 फेस जनरेटर। ठीक है ना? जो मैं यहां से AC जनरेट कर रहा हूं, इस जनरेटर के कंपोनेंट ऐसे हैं कि मेरे को यहाँ पे जनरेशन करके यहाँ पे जो पावर मिल रही है ना, वो मेरे को VI cos phi ही मिल रही है, मेरे को VI sin phi भी नहीं मिल रही है और मेरे को VI भी नहीं मिल रही है, मेरे को यहाँ किलोवाट में मिल रही है इसकी पावर, डेट इज VI cos phi में मिल रही है। मतलब मैं वोल्टेज को जनरेट कर रहा हूँ, मैं करंट को निकाल रहा हूँ, और इन दोनों के वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी आपका फाई एंगल मेरे को मिल रहा है, उससे मेरे को cos phi मिल रहा है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, तो बता पाएगा?
व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर? आप लोगों ने वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो लास्ट वीक देखा भी है आपने वाला प्रैक्टिकल, कोई बताओ जल्दी बताओ थोड़ा सा यार, आज ये खत्म करना है टॉपिक। किलोवाट एम्पियर, अथर थोड़ा जोर से बोलो यार। किलोवाट वॉट एम्पियर। एम्पियर। बिल्कुल सही। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वो किलोवोल्ट एम्पियर होती है, मतलब केवीए होती है। इट मींस दैट कि जो आपका टोटल पावर होती है वो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, दैट इज अपरेंट पावर होती है वो। कोई बताएगा कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ट्रू पावर या एक्टिव पावर किलोवाट में क्यों नहीं होती? बताओ बताओ भैया। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, मेरे जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किलोवाट एम्पियर में क्यों हो रही है, केवीए में क्यों हो रही है? क्योंकि सर ट्रांसफार्मर डायरेक्ट अपन को पावर प्रोवाइड नहीं करता, वो मतलब पावर को थोड़ा जितनी आ रही होती है या तो उससे कम कर देता है थोड़ी सी, या फिर थोड़ी बढ़ा देता है अपने यूजेज के हिसाब से। ठीक है, रोहन ने बिल्कुल सही बोला है आंसर, गुड रोहन। रोहन ने ये बोला है कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पावर को जनरेट नहीं करता, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर अपनी पावर को एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में शिफ्ट करता है। ठीक है ना? तो ट्रांसफॉर्मर में जो यूज होता है ना, जब भी मैं कभी ट्रांसफॉर्मर की बात करूंगा तो ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली आपके दो ही टर्म अपन देखते हैं। एक टर्म देखते हैं अपन वी टर्म, एक देखते हैं अपन आई टर्म। मतलब अपन क्या कहते हैं कि द total power of primary winding is equal to total power of secondary winding, that is P1 equal to P2, that is V1 I1 is equal to V2 I2, that is V1 I upon V2 is equal to I2 upon I1। मतलब ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपकी वोल्टेज की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट रहती है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। काफी स्टूडेंट्स को पता भी होगी ये चीज। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा अपन एम्पीरेंट पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन कॉस फाई ले भी लेंगे तो कॉस फाई आपकी दोनों पावर में आपकी कट हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट पावर डिवाइस है। वाइंडिंग आपकी एक ही लगी हुई है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर होगी वही पावर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में होगी। इसलिए हमेशा अपन लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा एपरेंट पावर मतलब केवीए में लेते हैं, और जनरेटर की रेटिंग हमेशा अपन किलोवाट में लेते हैं, क्योंकि वहां पे अपन वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं, पावर को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना? समझ आई मेरी बात सबको? यस सर। ठीक है ना? थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा आज थोड़ा वास्ट है, इसको अगर आप एक बार पढ़ोगे, ये वाला मैं अभी आप लोगों से आज शेयर भी कर दूंगा जो मैंने आज पढ़ाया हुआ है, तो इसको देख लेना। कोई दिक्कत हो मेरे से कल की क्लास में पूछ लेना। ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसी में ये वाला जो आपका असाइनमेंट है ये वाला भी इसमें लिख लेना। ठीक है? नेक्स्ट अपन लोगों ने कल देखा था रजिस्टर, जो थर्ड जो आपका था, नहीं सेकेंड ही था आपका, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, आर सी सीरीज सर्किट। ठीक है ना? तो यहां पे क्या किया अपन ने, आर लगा लिया, सी लगा लिया। आज का जो असाइनमेंट क्वेश्चन में इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, और ये असाइनमेंट आप लोगों को 26 जनवरी तक आराम से सॉल्व करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आज ही करना है। ठीक है ना? इसमें जो है आपका वी आर, नेक्स्ट है इसमें आपका ये वी सी। ठीक है? यहाँ पे आपका आई करंट हो गया। अब इसमें आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको करना है ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो मैं बना के आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले फेजर डायग्राम के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन ने मान लो करंट कॉमन है। इस चीज का ध्यान रखना, फेजर डायग्राम जब भी अपन बनाएंगे ना, वहां पे जो भी आपकी चीज कॉमन है हमेशा उसको ही रेफरेंस में लेना। दैट इज आई को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे आई मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया। ठीक है? आई से मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे सबसे पहले वी आर, करंट की वैल्यू मेरे वोल्टेज वीसी से लीड कर रही है, इसलिए मैंने वीसी को यहाँ पे नीचे बना लिया, ये वीसी मेरा बन गया। इन दोनों के बीच में मेरा एंगल आ गया फाई। अब जो वी आर और वीसी से जो मेरे को टोटल यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, जब मैं इसको वी आर को एक्सचेंज करूंगा विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आएगा दैट इज ये हो जाएगा आपका वी। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एंगल फाई। ठीक है? तो ये हो गया आपका आर सी का सर्किट डायग्राम। ठीक है? और ये हो गया इसका फेजर डायग्राम।
क्लियर? चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए इसी का। ड्रॉ, क्या असाइनमेंट क्वेश्चन है, कोई बता पाएगा? ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है बताओ। Impedance triangle. वेरी गुड। ड्रॉ वोल्टेज ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो हो गया, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिस्क्राइब द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इन ब्रीफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ वोल्टेज ट्रायंगल, impedance triangle and power triangle of RC series circuit। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग का असाइनमेंट है इसका। नेक्स्ट इसका जो आपका यूनिट है, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी कर देना। एंड ऑल्सो डिटरमाइन and also determine its voltage, also determine its voltage and power factor। ठीक है, also determine its voltage and power factor। और जो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट का, वो है आपका जो कल मैंने न्यूमेरिकल दिया था। बेटा न्यूमेरिकल सबको पास लिखा हुआ है ना, डिक्टेट करने की जरूरत तो नहीं है? क्लास लिखा है सर, लिखा है। लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं फिर से बोलता हूँ। अ सप्लाई ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 400 वोल्ट की सप्लाई आपके पास आ रही है, 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड सर वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस सर, आ गई। यस सर। एक सेकंड रुकना, मैं इसमें मोबाइल से हटा लूं। सर नेट चला गया क्या? सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आपकी। एक क्वेश्चन और लिखो, अब आ रही है आवाज? नेक्स्ट है आपका, इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए RLC सीरीज सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, तो RLC सीरीज सर्किट के लिए मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूं और उसका जो सर्किट डायग्राम है उसका। अच्छा ये बताओ कि RLC सर्किट का जो आपका फेजर डायग्राम है और उसका डेरिवेशन है, वो आप लोग कर लोगे अपने आप? जैसे RL किया, जैसे RC किया, वैसे RLC सर्किट आप लोग कर लोगे, हाँ या ना? यस सर, कर लेंगे। हो जाएगा सर, कर लेंगे। सर उसमें पावर वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्या आवाज आ रही है? यस सर। क्या कह रहे हो मुझसे, फिर से बोलना। सर डेरिवेशन हो जाएगा, उसके आगे का आप बता दीजिएगा। चलो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। 12 से किसकी क्लास है? सिविल। सिविल की। गौतम सर।
तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट RLC next heading is RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, जो कल अपन जो पीडीएफ पढ़ रहे थे वो ये रही सामने। इसमें RLC सीरीज सर्किट है, दोनों को ही पीडीएफ दिख रही है, आराम से मैं देख लिया। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन लोग, इसमें बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, RLC सीरीज सर्किट में VR, VL और VC तीनों को ही लिखेंगे इसमें। आप जैसे आपने तीनों को लिखा वैसे ही क्या होगा, इसमें आपको जो फेजर डायग्राम आपका मिलेगा वो फेजर डायग्राम में आप लोग को इसमें ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका फेजर डायग्राम है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं ये फेजर डायग्राम भी आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, और ये वाली पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा, जो इसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, इसमें ऊपर से इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का बेसिक किया था, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस। उसके बाद RL सर्किट जिसको अपन चोक कॉइल बोलते हैं, RC सर्किट और RLC सर्किट जो अभी बता रहा हूं। ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, पावर ट्रायंगल, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जब भी अपन को किसी भी कॉइल में अपन को क्या करना पड़ता है, किसी भी कॉइल में अगर अपन को उसकी क्या करनी है, उसकी अपन को क्वालिटी को इम्प्रूव करना है किसी भी कॉइल का, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अपन बेसिकली यहाँ पे इसका क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्टिव करंट कंपोनेंट, रिएक्टिव करंट कंपोनेंट और इसके न्यूमेरिकल्स अभी मैं इसमें डिटेल नहीं करा, ये जो सॉल्व है, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को ये वाली शीट शेयर नहीं करूंगा, स्टूडेंट्स ने मेरे से मांगी थी। इसमें RLC सर्किट के आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। इसी के साथ एक वो और है आपकी, ये प्रवीण सर की ये है स्लाइड, जो दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका भी पीडीएफ फाइल है ये वाला। तो इसमें भी ये भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, इसमें बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें जनरेशन बताया गया है सबसे पहले, उसके बाद जनरेशन के बाद जो भी आपकी इसमें वैल्यू आ रही है ये बताई गई है इसमें, ठीक है, जैसे आपको पहले पीडीएफ थी वैसी है। एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फंडामेंटल AC का फेज डिफरेंस, देन आफ्टर लीडिंग और लैगिंग कंसेप्ट है इसमें आपका, है ना। और AC फंडामेंटल के लिए आपका R लोड, L लोड, C लोड जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है आपको, ये वाला डेरिवेशन आप लोगों को करके मैं करा चुका हूँ L लोड के लिए और C के लिए। सिमिलरली जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैसे काम करता है, XC की वैल्यू या XL की वैल्यू जो इसमें आ रही है। देन आफ्टर दैट इसके बाद RL लोड, और आज अपन इसमें देख रहे हैं RLC लोड के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में बेटा भी टाइम कितना, 2 मिनट बचे हैं ना, 2 मिनट में तो RLC का आपका फेज डायग्राम हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं इसका फेज डायग्राम के लिए क्या करते हैं अपन। सबसे पहले मान लो मैंने इसमें क्या किया, जैसे मैंने एक करंट की वैल्यू को मैंने रेफरेंस में लिया, ठीक है ना। करंट की वैल्यू को मैंने जैसे ही रेफरेंस लिया तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने इसको वोल्टेज लिया। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, VR इक्वल टू I इंटू R, ये आपका वोल्टेज हो गई। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब अपन को कंसीडर करना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे मेरे को 3 वोल्टेज है, VR नंबर 1, नंबर 2 इज VL, नंबर 3 इज VC। तो 2 केस बनेंगे आपका, एक बनेगा आपका VL इज ग्रेटर देन VC, एक बनेगा आपका VL इज लेस देन VC, एक बनेगा आपका VL इज इक्वल टू VC। ये 3 केस आपके बनेंगे इसमें जब भी कभी अपन सीरीज RLC सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है ना। 12 बज चुके हैं तो अपन अब इसको कल ही करते हैं, ठीक है ना। आप लोग एक काम करना, आप लोग कोशिश करना कि RLC सर्किट के लिए आप लोग इसका फेजर RLC सर्किट के लिए आप लोग काम करना, आप लोग इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं आता तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है क्लास। ओके सर। 12 बजे तो नेक्स्ट फैकल्टी भी वेट कर रही होगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास मेरे एंड में खत्म होती है, क्लियर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. 3 क्वेश्चन है। थैंक यू सर। हाँ कर दो, रेजिस्टेंस भी कर दो, इंडक्टेंस भी कर दो, कैपेसिटेंस भी कर दो, ठीक है ना। तो कल की क्लास में अपना आरएलसी सीरीज सर्किट हो जाएगा, कल अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट वीक से अपना पहला सर्किट हो जाएगा, और वेडनेसडे तक अपनी सेकंड यूनिट फिनिश, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू। Excuse me, sir. सर Sir, हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। sir, I'm saying yesterday I wasn't able to mark my attendance, so can you help me out? हु इज दिस फ्रॉम सीएसई आईटी? सुमैया है, कौन है? Yes, Sumaya, CSE. मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं लगा दूंगा। Okay, ठीक sir. है? Okay. Thank you, sir. सर मैंने आपको बोला तो- था 20 जैन की, आपने अभी तक नहीं लगाई। अरे लगा दूंगा यार मैं उसको। सर आपने फॉर्म भी भरवाया था फिर भी नहीं।